हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप वाला टॉपिक आपका चालू किया था और उसमें हमने पार्टनरशिप का मतलब, पार्टनर्स कौन होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है और नेसेसिटी ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ी थी। इस वीडियो से हम पार्टनरशिप का ही टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और सबसे पहला टॉपिक है इस वीडियो का, जो कि है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। जो हमारी एक डीड बनी होती है, जो साझेदारी की डीड बनी होती है, उसके अंदर क्या क्या लिखा होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या लिखा रहता है, वो हमें देखना है। तो जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर सबसे पहले हम फर्म का नाम लिखते हैं। मतलब जिस बिज़नेस में हम काम कर रहे हैं उस बिज़नेस का नाम क्या है, उस फर्म का नाम क्या है। तो जो भी नाम होगा फर्म का, वो नाम उस डीड में लिखा जाएगा। डिटेल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड नेम ऑफ ऑल पार्टनर्स, मतलब जितने भी पार्टनर उसमें अंदर काम कर रहे हैं, जितने भी साझेदार हैं, उनके नाम, उनके एड्रेस उसमें लिखे जाएंगे। अगर 4 पार्टनर हैं तो चारों पार्टनर्स के नाम, चारों पार्टनर के एड्रेस उसके अंदर लिखे जाएंगे। जैसे कि ऊपर नेम ऑफ द फर्म लिखा है, उसके अंदर हम बिज़नेस का नाम भी लिखेंगे और बिज़नेस कहाँ पर है हमारा, उसका एड्रेस भी हम वहाँ पर शो करेंगे। प्लस जितने भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के नाम और उन पार्टनर्स की डिटेल्स जो है उनसे रिलेटेड, जैसे कि एड्रेस है, नंबर है, वो भी हम उस डीड के अंदर लिखते हैं। उसके बाद है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसका मतलब है कि किस दिन हमारा बिजनेस चालू हुआ है, उसकी भी डेट हम, या किस दिन हमारा बिजनेस चालू होगा उसकी भी हम डेट उसके अंदर लिखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द फर्म एग्जिस्टेंस, कितने टाइम तक हम अपने फर्म को कंटिन्यू करके रखेंगे, या हमारा फर्म कितने समय तक कंटिन्यू रहेगा, कितने टाइम तक हमारा बिजनेस पार्टनरशिप वाला चलता रहेगा। तो वो ड्यूरेशन, वो समय भी हमें उसके अंदर लिखना होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स होते हैं या जितने भी साझेदार होते हैं साझेदारी में, वो क्या करते हैं, अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ पूंजी इकट्ठा करते हैं या पूंजी देते हैं। तो हर एक पार्टनर पूंजी लेके आता है या कैपिटल लेके आता है। तो जितना पार्टनर पूंजी या कैपिटल लेके आ रहा है वो भी हमें उस डीड में लिखना होता है। तो जो भी पार्टनर कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल के फॉर्म में, हम उसके अंदर लिखेंगे। अगर 4 पार्टनर हैं और चारों पार्टनर्स जो हैं अलग अलग कैपिटल लेके आ रहे हैं, तो अलग अलग जितने भी वो कैपिटल लेके आ रहे हैं उसे हमें डीड में शो करना होगा। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब है कि जो भी पार्टनर्स हैं, जो भी साझेदार है साझेदारी में, वो प्रॉफिट और लॉस को कैसे शेयर करेंगे, किस रेशियो में शेयर करेंगे, किस अनुपात में शेयर करेंगे या बांटेंगे, वो भी हमें लिखना होगा। अगर सब पार्टनर इक्वली रेशियो में शेयर करेंगे तो 1:1:1 जितने पार्टनर होंगे उस अकॉर्डिंग होगा। अगर पार्टनर अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना होगा, उनकी पूंजी से हमें पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा और फिर उस अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो जितने भी या जो भी रेशियो होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, वो भी हमें क्या करना होगा, उस डीड में लिखना होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू द पार्टनर्स। जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि जो पार्टनर्स होते हैं, जो साझेदार होते हैं, वो फर्म में पूंजी लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं। तो अगर वो पूंजी फर्म को देते हैं तो इन रिटर्न उनको उस पर ब्याज मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है। तो कितना ब्याज, कितना इंटरेस्ट हर एक पार्टनर को मिलेगा, वो भी हमें ब्याज का रेट जो होता है वो लिखना होता है डीड के अंदर पहले से ही। जब हम डीड बनाते हैं तो उसके अंदर हमें पहले से ही लिखना होगा कि अगर कैपिटल इतना लेके आ रहा है पार्टनर, तो उस अकॉर्डिंग हमें उसको इतना ब्याज उस पर देना है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है पार्टनर को तो उसका रेट भी हमें डीड में मेंशन करना होगा। उसके बाद है द एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग ईच पार्टनर कैन ड्रॉ। इसका मतलब कि कितना अमाउंट जो है कितना अमाउंट जो है एक पार्टनर विड्रॉ कर सकता है ड्राइंग के रूप में। ड्राइंग हमने पहले शायद आप लोग ने पढ़ चुके होंगे 11th क्लास के अकाउंटिंग या अकाउंट्स में। ड्राइंग का मतलब होता है जब एक पार्टनर या एक पर्सन अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ निकाल लेता है, पैसा या सामान। तो जब वो अगर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ निकालता है तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। तो यहाँ पर एक पार्टनर कितना पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकाल सकता है या कितना सामान पर्सनल यूज़ के निकाल सकता है, वो भी हमें पहले से ही मेंशन करके रखना होगा। क्योंकि अगर हम एक लिमिट नहीं बनाते हैं कि कितना हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं बिजनेस से, तो उस टाइम पे हो सकता है एक पार्टनर पूरा का पूरा पैसा निकाल ले
तो एक लिमिट बनाना ज़रूरी है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हर एक पार्टनर को कितनी लिमिट दी गई है कि वो कितना पैसा विड्रॉ कर सकता है। तो जब ड्राइंग निकालेगा तो ड्राइंग का भी अमाउंट हमें पहले से ही मेंशन करना होगा डीड के अंदर कि एक पर्टिकुलर पार्टनर इतना ही पैसा फर्म से निकाल सकता है पर्सनल यूज़ के लिए। नेक्स्ट है सैलरी पेएबल टू द पार्टनर इफ़ एनी। अगर हम किसी भी पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, वेतन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कितनी प्रोवाइड करेंगे वो भी हमें पहले से ही मेंशन करना होगा डीड के अंदर। द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। क्या होता है पार्टनरशिप में, कभी कभी कोई नया पार्टनर आ जाता है तो उसे हम एडमिशन ऑफ पार्टनर बोलते हैं या नए साझेदार का प्रवेश बोलते हैं हिंदी में। कभी कभी किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है, कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के चले जाता है तो उसे हम रिटायरमेंट बोलते हैं। तो उस टाइम पे क्या कंडीशंस होगी, क्या रूल्स, क्या नियम जो है वो फॉलो किए जाएंगे, वो भी हमें डीड के अंदर पहले से ही मेंशन करना होगा। तो ये कुछ कंटेंट है या चीज़ें हैं जो हम डीड के अंदर मेंशन करते हैं। जो मेन चीज़ें आपको याद रखनी है, सबसे पहला है कि सबसे पहले हमको ये लिखना रहेगा हमारे फर्म का नाम क्या है, फर्म हमारा कहाँ पर है, उसका एड्रेस, उसमें कितने पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स के नाम, उनके पार्टनर्स के एड्रेस और डिटेल, बिज़नेस कब स्टार्ट हुआ, बिज़नेस कब तक चलेगा, बिज़नेस कौन सा एक्टिविटी करने वाला है, उसका क्या नेचर है, क्या स्कोप है, वो याद रखना है। मतलब कि बिज़नेस ट्रेडिंग वाला है या मैन्युफैक्चरिंग वाला है, बिज़नेस स्मॉल बिज़नेस है या लार्ज बिज़नेस है, ये सब हमें मेंशन करके उसमें पहले से ही रखना होगा। फिर उसके बाद है पार्टनर्स जो है वो कितने कैपिटल लेके आ रहे हैं, क्या अमाउंट है कैपिटल का, जो भी अमाउंट वो लेके आ रहे हैं वो हमें वहाँ पर मेंशन करना होगा। अगर पार्टनर ने लोन दिया है बिज़नेस को तो वो कितना लोन दे रहा है, उस पर उसको ब्याज कितना मिलेगा, ये सब हमें वहाँ पर मेंशन करना होगा। पार्टनर्स जो है अगर प्रॉफिट हो रहा है तो किस रेशियो में बांटेंगे वो एक दूसरे को, लॉस कितने में होगा वो भी हमें मेंशन करना होगा। तो ये सब चीज़ें हमें एक डीड के अंदर लिखनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो कि है रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब अगर पार्टनर्स के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट नहीं बना है, लिखित समझौता नहीं हुआ है, तब कौन कौन से नियम जो है फॉलो किए जाते हैं या कौन कौन से रूल्स को हम फॉलो करते हैं। तो अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो उस टाइम पे कौन से नियम फॉलो होंगे। सबसे पहला है द पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इसका मतलब अगर समझ लीजिए एक फर्म में 4 पार्टनर्स हैं और चारों पार्टनर्स ने जो पार्टनरशिप फॉर्म की है, जो साझेदारी को बनाया है, वो ओरल फॉर्म किया है। ओरली मतलब मौखिक रूप में उन्होंने अपनी एक साझेदारी को फॉर्म किया है, उन्होंने कोई सी भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, रिटन एग्रीमेंट उनके बीच में नहीं हुआ है, लिखित समझौता नहीं हुआ है। तो उस टाइम पे फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी नुकसान होगा वो हर एक पार्टनर को कैसे मिलेगा, इक्वली मिलेगा, बराबर हिस्से में मिलेगा। अगर एक फर्म में 4 पार्टनर्स हैं तो चारों पार्टनर्स को कैसे मिलेगा, प्रॉफिट इक्वली मिलेगा, और अगर लॉस हो रहा है तो वो भी समान रूप में बांट लेंगे। जैसे कि अगर प्रॉफिट हुआ है 40,000 का और 4 पार्टनर्स हैं, 4 साझेदार हैं, तो इक्वली बटेगा। मतलब हर एक पार्टनर को या हर एक साझेदार को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 10-10 हज़ार अगर प्रॉफिट होता है तो, और अगर लॉस होता है तो हर एक पार्टनर कितना बियर करेगा, 10-10 हज़ार करेगा। तो अगर प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है या लाभ और हानि जो है वो पार्टनर्स को कैसे बांटना होती है, अगर डीड एब्सेंट है तो इक्वली बांटना होती है, सामान्य रूप में बांटनी होती है। सेकेंड है पार्टनर विल नॉट गेट अ सैलरी। इसका मतलब है कि अगर डीड एब्सेंट है, मतलब लिखित समझौता नहीं हुआ है पार्टनर्स के बीच में, साझेदार के बीच में, तो उस टाइम पे भी कोई भी पार्टनर को वेतन या सैलरी नहीं मिली जाएगी। क्योंकि किस पार्टनर को कितनी सैलरी है, क्या देना है, वो तो हमें ओरली पता होता है, और कभी हम मुकर जाए उससे और हमें नहीं पता है तो हम उसको सैलरी ढंग तरीके से नहीं दे सकते। तो जो डीड एब्सेंट है या जो पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो उस टाइम पे किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाती है। ये इस रूल में लिखा रहता है कि अगर डीड एब्सेंट है, लिखित समझौता नहीं हुआ है साझेदार के बीच में, तो वेतन उस पार्टनर को नहीं दिया जाएगा या उस पार्टनर को या किसी भी पार्टनर को वेतन या सैलरी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी पेबल। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। जब कोई पार्टनर कैपिटल
देता है, पूंजी देता है बिजनेस चालू करने के टाइम पे, तो उस टाइम पे बिजनेस से उनको उस कैपिटल पे, उस पूंजी पे ब्याज मिलता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है पार्टनर्स के बीच में, साझेदारी समझौता नहीं हुआ है, रिटर्न समझौता नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे किसी भी पार्टनर को उस कैपिटल पे ब्याज नहीं मिलेगा, उस कैपिटल पे किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फोर्थ है, ड्रॉइंग विल नॉट बी चार्ज विद इंटरेस्ट। जैसे कि हमने पहले देखा था कि अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लेता है फर्म से, बिजनेस से, तो उस टाइम पे बिजनेस उसको पैसा निकालने तो देता है, लेकिन जब वो पैसा रिटर्न करने आता है तो उस टाइम उस अमाउंट के साथ उसको ब्याज भी देना होता है। किसे देना होता है? पार्टनर को देना पड़ता है, फर्म को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब है जब कोई पार्टनर पैसा निकाल लेता है फर्म से पर्सनल यूज़ के लिए, तो जब वो पैसा रिटर्न करने जाएगा बिजनेस में तो उसको उस अमाउंट के साथ कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर डीड नहीं बनी है तो उस टाइम पे वो पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा उस ड्राइंग के अमाउंट पे। नेक्स्ट है, पार्टनर विल गेट 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म इफ दे म्यूचुअली एग्री। इसका मतलब होता है, समझ लीजिए 4 पार्टनर्स हैं, 4 साझेदार हैं एक व्यवसाय में, एक बिजनेस में। चारों अपना बिजनेस साथ में मिलके चला रहे हैं, चारों जो है एक ही बिजनेस को साथ में मिलके चला रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है कि किसी कंडीशन से बिजनेस को पैसों की काफ़ी ज़रूरत पड़ी और उस टाइम पे बिजनेस के पास पैसा नहीं था। लेकिन जो 4 पार्टनर्स थे उसमें से एक पार्टनर जो है उसके पास अच्छा खासा पैसा था, तो उसने क्या किया, कैपिटल के अलावा, पूंजी के अलावा कुछ पैसा बिजनेस में दिया है। तो अगर वो कैपिटल के अलावा कुछ पैसा और दे रहा है बिजनेस में तो वो एक तरीके से लोन होता है बिजनेस का। अगर कोई एक पार्टनर बिजनेस को पैसा देता है लोन के रूप में, कर्ज के रूप में, तो उस टाइम पे पार्टनर को उस लोन पे इंटरेस्ट मिलता है। क्योंकि अगर हम किसी को लोन देते हैं तो इन रिटर्न हमें उस पर ब्याज तो मिलेगा ही। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमसे इंटरेस्ट लेती है। वैसे ही अगर एक पार्टनर जो है बिजनेस को, व्यवसाय को, हम उसके अगर लोन प्रोवाइड कर रहा है तो इन रिटर्न जो बिजनेस है उस लोन का अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी उस पार्टनर को देगा जिसने बिजनेस को लोन दिया है। तो अगर डीड एब्सेंट है, मतलब रिटर्न एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में नहीं बना है, साझेदार के बीच में नहीं बना है, तो उस टाइम पे एक रूल फॉलो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड, कर्ज पे ब्याज से रिलेटेड, और वो है कि जिस भी पार्टनर ने, जिस भी साझेदार ने लोन दिया है बिजनेस को, उसको ब्याज तो मिलेगा लेकिन सिर्फ 6% ब्याज मिलेगा। तो ये 5 जो रूल है वो अकाउंटिंग रूल है जिसको हम अकाउंट्स में भी फॉलो करते हैं, और बाकी के जो है वो जनरल रूल्स हैं। तो 5 रूल सबसे पहले कौन कौन से थे कि पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगी, पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटना पड़ेगा, इक्वली, मतलब सामान्य रूप में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज नहीं मिलता है। जो ड्राइंग है उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है या इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता पार्टनर को। अगर पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को तो बिजनेस उसको इंटरेस्ट तो देगी, लेकिन कितना परसेंट मिलेगा पार्टनर को? सिर्फ 6% ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट रूल है जो कि है बिजनेस ऑपरेशन। इसका मतलब है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं, जितने भी साझेदार होते हैं फर्म में, उनको हक होता है कि वो फुल्ली पार्टिसिपेट कर सके बिजनेस की एक्टिविटी में। मतलब उनके पास हक होता है कि वो अपने जो भी बिजनेस की एक्टिविटी हो रही है, जितनी भी व्यवसायिक क्रियाएं हो रही है, उसके अंदर वो फुल्ली पार्टिसिपेट कर सके और अपना काम कर सके। नेक्स्ट है यूज ऑफ फर्म असेट। इस रूल के अकॉर्डिंग जो असेट होता है, जो संपत्ति होती है फर्म की, वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज़ की जा सकती है। मतलब अगर हमारे बिजनेस में असेट रखे हुए हैं, कुछ संपत्ति रखी हुई है, जैसे कि है मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग्स वगैरह है, अगर वो हमने अपने व्यवसाय के लिए खोला है और व्यवसाय के लिए ही रखा हुआ है, तो वो असेट हमारे बिजनेस का है, तो वो सिर्फ हम अपने बिजनेस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, अपने व्यवसाय के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, ना कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो जो भी असेट होंगे, जो भी संपत्ति होगी बिजनेस में, वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज़ की जा सकती है और प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है राइट ऑफ कंपनसेशन। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस के बिहाफ में पैसा दिया है किसी और को, अगर किसी पार्टनर ने, किसी साझेदार ने बिजनेस के बिहाफ पे पैसा दिया है किसी और पर्सन को या किसी थर्ड पार्टी को,
तो उस टाइम पे जिस पार्टनर ने पैसा दिया है उसको बाद में वो पैसा मिल जाना चाहिए, उसको उसका पेमेंट मिल जाना चाहिए। तो राइट ऑफ कंपनसेशन का मतलब है, अगर जैसे कि फर्म के पास पैसे नहीं हैं और एक पार्टनर के पास पैसा है, तो वो क्या कर सकता है, फर्म के बिहाफ में, फर्म के बिहाफ में वो क्या कर सकता है, किसी और पार्टी को अगर पेमेंट देना है तो वो दे सकता है। लेकिन वो फर्म का पैसा नहीं है, वो पर्सनल पार्टनर का पैसा है। तो वो जो भी पैसा देगा, तो इन रिटर्न बाद में जब भी पैसा आता है व्यवसाय में फर्म के पास, तो वो बाद में पेमेंट उसको मिलना चाहिए, उसका वो हक रहता है, क्योंकि वो अपना पर्सनल पैसा यूज़ कर रहा है। तो राइट ऑफ कंपनसेशन का मतलब है, अगर कोई पार्टनर्स पर्सनली अपना पैसा यूज़ कर रहा है फर्म के बिहाफ में, तो इन रिटर्न जब भी फर्म के पास पैसा आएगा तो वो पैसा फर्म को, उस पार्टनर को रिटर्न करना होगा। नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ द पार्टनर। इसका मतलब कि फर्म में क्या होता है, साझेदारी जो होती है उसके अंदर बहुत सारे पार्टनर्स मिलकर काम करते हैं। हो सकता है कभी हमें नए पार्टनर की ज़रूरत पड़ गई है, तो उस साझेदारी में, उस पार्टनरशिप में नया पार्टनर तभी आ सकता है जब सभी पार्टनर्स की परमिशन मिल गई हो। तो जैसे कि एग्जांपल के साथ अगर हम समझे, तो 4 पार्टनर्स थे एक बिजनेस में, एक फर्म में। चारों साझेदारों ने सोचा कि एक नया पार्टनर आना चाहिए, एक नया साझेदार हमारे बिजनेस में आना चाहिए, ताकि हम और अच्छी तरीके से हमारे बिजनेस को आगे लेके जा सकें। तो उसमें से अगर चारों ने रेडी कर दिया है, चारों ने मंजूरी दे दी है कि एक नया पार्टनर आ सकता है, तभी एक नया पार्टनर उस बिजनेस में पार्टनर बन सकता है। लेकिन अगर एक भी पार्टनर ने परमिशन नहीं दी है कि नहीं, वो पार्टनर नहीं बन सकता, तो कोई भी नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट नहीं हो पाएगा। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब है कि एक पार्टनर को अगर बिजनेस के अंदर एडमिशन लेना है, 4 पार्टनर्स थे, उसके अलावा एक पार्टनर और आना चाहता है बिजनेस के अंदर, तो चारों पार्टनर्स की पहले परमिशन होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए कि नया पार्टनर आ सकता है। अगर एक भी पार्टनर ने मना कर दिया, एक भी पार्टनर ने सहमति नहीं दी है, तो उस टाइम पे कोई भी नया पार्टनर उस फर्म का मेंबर या पार्टनर नहीं बन सकता। नेक्स्ट है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर जो है वो फर्म से रिटायर हो सकता है, वो फर्म को छोड़ के जा सकता है। उस टाइम पे अगर फर्म ने जो भी पैसा बचा हुआ है उसका, जैसे कि अगर इसको एक बार एग्जांपल और ग्रुप में समझते हैं, 4 पार्टनर्स थे, उसमें से एक पार्टनर फर्म को छोड़ के चले गया। अब फर्म को छोड़ के चले गया तो उससे पहले उसका जितना भी हिसाब किताब था वो करके नहीं गया है, जो भी पैसा था उसका अभी उसने लिया नहीं है। तो वो क्या करेगा, उसका पैसा जितना ही बचा है तो वो उसका हक रहेगा वो लेने का। तो पार्टनर्स को जो भी पैसा रहेगा पहले वाला वो दिया जाएगा जो रिटायर हो चुका है। तो चारों पार्टनर्स में से अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो जो पार्टनर रिटायर हो जाता है और उसका कोई रिमेनिंग अमाउंट अगर बिजनेस के अंदर रहता है, तो वो रिमेनिंग अमाउंट उसको मिल जाता है, वो उसका हक रहता है कि वो रिमेनिंग अमाउंट उसको मिलना चाहिए। वो रिमेनिंग अमाउंट या तो पूरा का पूरा इकट्ठा दे देते हैं, या इंस्टॉलमेंट में दे देते हैं, या एन्युटी मेथड से दे देते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जो पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट होती है तो उस टाइम पे फॉलो की जाती है। और अगर हम एक बार रिटायरमेंट के ऊपर देखें, तो अगर रिटायरमेंट में किसी पार्टनर का कुछ पैसा बचा हुआ है और अभी तक उसको बाद में भी पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो उस टाइम तक जब तक पैसा नहीं मिल पा रहा है, जब तक उसको ब्याज उसका मिलते रहेगा। मतलब क्योंकि अगर 4 पार्टनर्स हैं, 4 में से एक पार्टनर छोड़ के चले गया, उसके कुछ 30,000 रुपये और बचे हुए थे बिजनेस के अंदर जो उसने निकाले नहीं हैं, वो उसके खुद के थे, उसने वो कमाए हैं, तो उसका हक तो बनता है। तो अगर वो 30,000 रुपये उसको नहीं मिलते हैं उस टाइम तक, तो फर्म उसको किस्तों में दे सकता है, और अगर वो किस्तों में देता है तो उस टाइम पे उसका एक लोन अकाउंट खुलता है, जिसमें जो 30,000 है वो एक बिज़नेस का लोन हो जाता है, और वो बिज़नेस लोन उतारती है किस्तों में इंटरेस्ट के साथ, और इंटरेस्ट कितना मिलता है, 6%। तो ये कुछ रूल्स थे जो हमें याद रखना है। ऊपर के 5 जो है वो अकाउंटिंग रूल्स हैं, नीचे के जो है वो बाकी के जनरल रूल्स हैं। तो जनरल रूल्स में सबसे पहले आपने बिजनेस ऑपरेशन देखा है, मतलब जितने पार्टनर्स हैं उनको हक है कि वो बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। असेट फर्म का मतलब है जो भी संपत्ति है बिजनेस की, वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ की जाएगी, ना कि पर्सनल पर्पस के लिए। राइट ऑफ कंपनसेशन का मतलब है कि अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस के बिहाफ में किसी और पार्टी को पैसा दिया है, तो उस टाइम पे अगर फर्म के पास पैसा नहीं है, जब भी पैसा आता है बिजनेस के पास, तो वो क्या करना चाहिए, उसको जो भी पैसा उस पार्टनर ने दिया है उसका पेमेंट सबसे पहले उसको करना चाहिए, क्योंकि उसका वो हक रहता है, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए।
एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब है कि कोई भी नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स के परमिशन के बिना एडमिट नहीं हो सकता बिजनेस में। और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर का मतलब है कि कोई भी पार्टनर्स रिटायर हो सकता है बिजनेस के अंदर, और अगर उसका कुछ रिमेनिंग अमाउंट बचा है तो उस रिमेनिंग अमाउंट पे उसका हक रहेगा। इन केस रिमेनिंग अमाउंट नहीं मिलता है तो उस टाइम पे फर्म उसको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे दे सकता है, और अगर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे दे रहा है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर, और इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6% मिलेगा।